आज की कहानी शुरू होती है दिव्यापुर नामक एक छोटे से गांव से। यहाँ सेठ विजय जी अपने परिवार के साथ सादगी और संतोष से भरी जिंदगी बिता रहे थे। विजय जी के परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा था। बड़ी बेटी चंपा अपनी समझदारी और होशियारी के कारण सभी की प्रिय थी। एक दिन विजय जी चाय पी रहे होते हैं, तभी चंपा स्कूल से घर हाथ में रिजल्ट लिए लौटती है। देखो पिताजी, मैं इस वर्ष भी कक्षा में फर्स्ट आई हूँ, फर्स्ट। अरे वाह, मेरी बिटिया तो पूरे गांव में सबसे होशियार है। बिल्कुल सही कहा आपने पिताजी। अच्छा बिटिया, तेरी माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। माँ अंदर किचन में है, अभी बुला कर लाती हूँ। हाँ, क्या हुआ जी? मीना, मैंने चंपा का दाखिला शहर में एक बहुत बड़ी और अच्छी कोचिंग में करवा दिया है। वहां पर हमारी चंपा वकील बनने की परीक्षा की तैयारी करेगी और फिर वही शहर में कॉलेज करके एक दिन बहुत ही नेक और ईमानदार वकील भी बनेगी। और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी चंपा आगे जाकर जज भी बनेगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन शहर में हमारी चंपा अकेली? अरे डरो मत मीना, आजकल तो कई सारे गांव से लड़कियां शहर में पढ़ने जाती हैं और उनके माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। और हमारी बिटिया तो बहुत ही समझदार है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो शहर जाकर जरूर हमारे सपने पूरे करेगी। मैंने सही कहा ना बिटिया? जी पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। माँ, आप मत डरो, बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं जरूर आप दोनों का नाम रोशन करूंगी। फिर कुछ दिनों के बाद विजय जी चंपा को शहर ले जाते हैं और उसकी कोचिंग क्लास में भर्ती कर देते हैं और रहने को एक हॉस्टल में दाखिला करवा देते हैं। पहली बार शहर गई हुई चंपा बड़ी बड़ी इमारतें देखकर चौंक जाती है। शहर में उसके कई दोस्त भी बनते हैं, लेकिन उसका ध्यान कभी भी पढ़ाई करने से नहीं हटता। वो हर रोज कोचिंग जाती और देर रात तक पढ़ाई भी करती। कुछ समय बाद वो लॉ कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम देने जाती है और पूरे शहर में अव्वल नंबर पे आती है और तुरंत गांव में अपने पिताजी और परिवार को वीडियो कॉल करती है और कहती है, माँ, पापा, मैंने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया है। इतना सुनते ही विजय जी और मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विजय जी कहते हैं, क्या बात कर रही हो, सच्ची? हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या बात है बिटिया, मतलब अब तुम कॉलेज में पढ़ाई करने जा सकती हो? जी पिताजी, आप बिल्कुल सही समझे हैं। चंपा फिर वही शहर की एक लॉ कॉलेज में अपना दाखिला करवा लेती है और अपनी लॉ की डिग्री के लिए पढ़ना शुरू कर देती है। अगले कुछ सालों के लिए वो जी जान लगाकर पढ़ाई में ध्यान देती है और अपनी डिग्री खत्म करती है। रिजल्ट आने पर उसे पता लगता है कि उसने तो पूरे लॉ कॉलेज में टॉप किया है और उसे कुछ दिनों बाद कन्वोकेशन में गोल्ड मेडल मिलने वाला है। ये सब जानकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और तुरंत अपने घर फोन लगाती है और कहती है, माँ, पापा, मैंने कहा था ना, मैं आप लोगों का नाम रोशन करूंगी। हाँ बिटिया, पर हुआ क्या? हाँ बिटिया, क्या हुआ? अरे आपकी बेटी पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है, फर्स्ट। क्या बात कर रही हो बिटिया, सच में? हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही सुना। और तो और मुझे 15 दिनों बाद कन्वोकेशन में गोल्ड मेडल भी मिलेगा। हाँ, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको सभी को आना ही पड़ेगा। जरूर बिटिया, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी माँ और दोनों भाई बहनों को भी जरूर लेकर आऊंगा। आखिर मेरी बेटी ने इतना फक्र का काम जो किया है। हम जरूर आएंगे बिटिया, ये तो हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। 15 दिन बीत जाते हैं और कन्वोकेशन का दिन आ जाता है। चंपा तैयार होके अपने परिवार वालों का इंतजार कर रही होती है और मन ही मन कहती है, आज तो सुबह से पिताजी का फोन भी नहीं लग रहा है। मेरा नाम मेडल के लिए बस कुछ समय में बुलाया जाने वाला है। पता नहीं ये सब कहाँ रह गए हैं। चंपा आखिरी घड़ी तक इंतजार करती है, लेकिन उसके परिवार वालों का कोई अता पता नहीं था।
फिर वो उदास और गुस्सा होकर अपने कन्वोकेशन में आ जाती है और अपनी डिग्री और मेडल अकेले ही ले लेती है और खुद से कहती है, अब मैं पिताजी से कभी बात ही नहीं करूंगी। उन्होंने मुझसे वादा किया था, फिर भी नहीं आए। अब मैं यहाँ से सीधा गांव ही जाती हूँ। देखती हूँ उन्हें इतना क्या ही काम आ गया कि मेरे कन्वोकेशन पर भी नहीं आ पाए। चंपा फिर गले में मेडल पहने हुए गांव अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। कुछ समय बाद वो अपने गांव पहुंच जाती है और अपने घर की ओर जाती है तो देखती है कि उसके घर के आसपास बहुत भीड़ खड़ी हुई थी। अरे गांव के सारे लोग यहाँ हमारे घर। चंपा फिर दौड़ती हुई अपने घर की ओर जाती है और देखती है कि आंगन में उसके पिताजी की लाश पड़ी हुई थी और उसके सारे परिवार वाले फूट फूट कर रो रहे थे। पापा, पापा उठिए ना, आपके ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? माँ, पिताजी क्यों कुछ नहीं बोल रहे? मीना फिर चंपा को गले लगाकर और जोर जोर से रोने लगती है और फिर कहती है, बिटिया, तेरे पिताजी। चंपा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके सबसे प्रिय पिताजी, जिनसे वो बहुत प्यार करती थी, वो ऐसे अचानक से कैसे चले जा सकते हैं। वो फिर अपने पिताजी से रोते हुए कहती है, पापा उठिए ना, देखो मैं ये गोल्ड मेडल जीत कर आई हूँ। मैंने वादा किया था ना आपसे कि मैं जीत कर ही लौटूंगी। देखो मैंने अपना वादा पूरा किया। आज आपकी बारी थी ना पापा, उठिए ना आप। अपने पिताजी को ऐसे देख चंपा को गहरा सदमा लग चुका था। वो अपना मेडल निकाल के फेंक देती है और कहती है, माँ आप मुझे बताइए ये सब अचानक से कैसे हुआ? बेटा, हमारे खेत में फसल तैयार हो चुकी थी तो कल शाम तेरे पापा खेत में गए थे, लेकिन वो जब आज सुबह तक वापस नहीं आए तो मैं और तेरे भाई बहन सब साथ में खेत गए और वहां जाकर देखा तो कुछ समय बाद परिवार और गांव वाले विजय जी का अंतिम संस्कार करते हैं और चंपा आप अपना करियर छोड़ के गांव अपने परिवार के साथ रहने के लिए लौट जाती है। कुछ समय बीतने के बाद चंपा एक सुबह अचानक से तैयार होके हाथ में फावड़ा लेकर बाहर जाने को निकल ही रही होती है कि तभी उसकी माँ उसे रोक कर पूछती है, चंपा बेटी, ये तो माँ सुबह सुबह अचानक से फावड़ा लेकर कहाँ जा रही हो? माँ, मैं हमारे खेत जा रही हूँ। अरे पर बेटी तो अकेली जाएगी, वहाँ जाकर भी करेगी क्या? अब पिताजी नहीं रहे तो मुझे खेत की देखभाल तो करनी पड़ेगी ना। अब से मैं खेती बाड़ी करूँगी और अपने परिवार का पालन पोषण करूँगी। इतना सुनकर मीना जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर चंपा खेत की ओर जाती है और वहां पहुंचकर देखती है कि उसके खेत पर कुछ अनजान लोग काम कर रहे थे। अरे आप लोग कौन हैं और आप सब यहाँ हमारे खेत में काम क्यों कर रहे हैं? जी हम सरपंच के आदमी हैं, उन्होंने ही हमें यहाँ लगाया है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये जमीन तो हमारी है। मैम साहब, हम तो बस नौकर हैं, हमें इस सब का कुछ नहीं पता। अब सरपंच जी से ही बात कर लीजिए आप। चंपा फिर गुस्से से सरपंच के घर की ओर चल देती है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है, बाहर खड़े कुछ लोग उसे रोक लेते हैं। ए लड़की, कहाँ घुसी चली आ रही है? मुझे सरपंच साहब से मिलना है। सरपंच साहब अभी घर पर नहीं है, जाओ बाद में आना। ये सुनकर चंपा फिर अपने घर की ओर चल देती है तो वहाँ खड़े लोग जोर जोर से चंपा पर हंसने लगते हैं। ये देखकर चंपा मन ही मन कहती है, दाल में जरूर कुछ काला है। वो घर की ओर बस लौट ही रही थी कि उसे गांव के कुछ लोग मिलते हैं। क्या हुआ बेटिया, कहाँ भागे चली जा रही हो? कहीं नहीं काकी, सरपंच साहब के घर से आ रही हूँ, बस घर ही जा रही थी। अरे सरपंच साहब के घर से क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे काकी क्या हुआ, आप इतना चौंक क्यों रही हो? अरे बिटिया, ऐसे अकेले नहीं जाया करो। क्यों काकी,
वो आखिर हमारे गांव के सरपंच है। हमें उनके पास अपनी समस्या लेकर जाने का पूरा हक है। आपने हमने ही तो उन्हें चुना है, और फिर आज तो मेरी बात ही उनसे जुड़ी थी, तो जाना तो बनता है। उनसे बात जुड़ी थी? क्या हुआ बेटिया? अरे काकी, आज जब हम अपने खेतों पर काम करने गए तो देखते हैं कि कुछ लोग हमारे खेतों पर काम कर रहे थे। इतना सुनकर गायत्री चुप हो जाती है। क्या हुआ काकी, आप चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं बेटा, बस यूं है। इतना कहकर गायत्री जी चलने लगती है तो चंपा उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या हुआ काकी, कुछ तो बात है, आप कुछ छिपा रही हो मुझसे। एक काम कर, तू अपने घर चल, वहीं चलकर मैं बताऊंगी। यहाँ कोई सुन लेगा तो बात बिगड़ जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद गायत्री जी चंपा के घर आती है। चंपा से कहती है, चंपा बेटिया, तुमको गांव छोड़े हुए बस कुछ ही साल हुए हैं। उससे पहले तुम एक बच्ची थी, शायद इसलिए तुम्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप क्या कहना चाहती हो काकी? चंपा बिटिया, दरअसल इस सरपंच ने इतने सालों में न जाने कितने लोगों की जमीन और घर हड़प लिए हैं। ये सुनकर चंपा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन कैसे काकी? फिर गायत्री बताती है कि कैसे सरपंच ने गरीब लोगों से झूठे पेपर्स पर साइन करवाकर उनके खेतों और घरों को हड़प लिया। ये सब सुनकर चंपा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, आज से ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं बल्कि अन्याय के प्रति न्याय की लड़ाई है। आज से लड़ाई उन भोले भाले गांव वालों की भी है जिनके साथ धोखा हुआ है। अगले दिन चंपा अपने घर से अपने पिताजी का ट्रैक्टर लेकर खेत के लिए निकल पड़ती है। सारे गांव वाले उसे देखते रह जाते हैं और वो तेज स्पीड में जाकर खेत पर काम कर रहे मजदूरों के आगे ट्रैक्टर खड़ा कर देती है, जिससे वो डर डर कर भाग जाते हैं। ये हुई ना बात चंपा, आज तूने दिखा दिया कि तू अपने पिताजी की बहादुर बेटी है, जो तेरे पिताजी तुझे बनते हुए देखना चाहते थे। चंपा की इस हरकत के बारे में सरपंच को पता लगता है तो वो थोड़ी देर में अपने आदमियों के साथ खेत पर आ जाता है। ए लड़की, ये क्या बदतमीजी है तेरी? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? हाँ, मैंने क्या किया सरपंच साहब? ये मेरा खेत है और अपने ही खेत पर आने के लिए मैं आपसे परमिशन थोड़ी ना लूंगी। तुम्हारा खेत? ए लड़की, ये जमीन विजय ने मुझे बेच दी थी, इसीलिए अब इसका मालिक मैं हूँ। तो आपके पास उसके कुछ पेपर जरूर होंगे ना, लाइए मुझे वो दिखाइए। ए लड़की, अब तो मुझे पेपर दिखाने को कहेगी? तेरी इतनी हिम्मत, लगता है इसका हाल भी इसके बाप की तरह ही करना होगा। ये सब सुनकर सरपंच के आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं और ये सुनकर चंपा के कान खड़े हो जाते हैं। क्या कहा आपने सरपंच जी? जरा फिर से तो कहना। राज की बातों को राज ही रहने दो बेटिया, अगर बाहर आई तो तुम्हारे लिए ही मुश्किल होगी। चंपा फिर अकेले होने के कारण थोड़ा डर जाती है और अपने घर वापस लौट जाती है और अपनी माँ से पूछती है, माँ, पिताजी की जिस दिन मौत हुई उस दिन के बारे में मुझे अच्छे से ध्यान करके बताओ ना कि आखिर क्या हुआ था। फिर चंपा की माँ मीना उसे उस दिन की पूरी कहानी बताती है। अब चंपा गांव के बाकी लोगों से पूछती है तो पता चलता है कि और भी कई लोगों के साथ ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन डर के कारण कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है ये मैंने समझ लिया है। अगले ही दिन चंपा सुबह उठकर सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाती है। सर, मुझे कंप्लेंट दिखानी है। जी बताइए, किसके खिलाफ और क्या कंप्लेंट है आपकी? मुझे गांव के सरपंच के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। वो मेरी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। लड़की, मुझे लगता है या तो तुम गांव में नई आई हो या फिर तुमको कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। मैं समझी नहीं साहब। अरे सरपंच जी की कंप्लेंट कौन लिखेगा भाई? जाओ घर जाओ, और आज सरपंच जी खुद ही तुम्हारे घर आएंगे शाम को। अपनी कंप्लेंट उनको बता देना। चंपा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। चंपा बेटी, अब क्या होगा? मुझे तो अब डर लग रहा है कि कहीं अगर सरपंच घर आ गया तो क्या होगा।
चंपा बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। उसी दिन शाम को सरपंच अपने आदमियों के साथ चंपा के घर पहुंचता है और उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खोलो, कोई है या नहीं? हाँ जी सरपंच जी, आइए बैठिए। मतलब इंस्पेक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा था। वाह क्या बात है, बड़े ही अच्छे से जानते हैं वो आपको। ए लड़की, तू ज्यादा होशियार बनने की कोशिश न कर, समझी ना? लेकिन सरपंच साहब, ये जमीन के पेपर तो मेरे पिताजी के नाम है। अगर आप ये जमीन हड़प लेते हैं तो मैं आपके खिलाफ केस करूंगी। ये ज्यादा कानून मुझे मत सिखा, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे बाप का हुआ था। अरे तेरे जैसे 36 आए और 36 गए। और हाँ, अब ये बात कान खोल कर सुन ले, वो तेरे खेत है ना, उसे तो भूल जा। अब से उसका मालिक मैं हूँ। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सुनकर सरपंच अपने आदमियों की तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर कहता है, चलो अच्छी बात है कि तुम्हें समय से पहले ही अकल आ गई, वरना तो इतना कहने के बाद सरपंच और उसके आदमी चले जाते हैं। बेटी, अब किसी से कुछ ना कहना। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद तुम लोगों के अलावा अब मेरा कोई नहीं है। माँ तुम डरो नहीं, मैं हूँ ना। अगली सुबह सब सोकर जागते हैं, लेकिन मीना देखती है कि चंपा अपनी जगह पर नहीं थी। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। लेकिन चंपा तो सुबह की पहली बस पकड़कर शहर पहुंचती है और वहां कोर्ट जाकर सारे सबूत अपने सीनियर वकील को दिखाती है और वो उनसे राय लेती है और फिर कोर्ट में अपना केस दर्ज कराती है। अब चंपा अपने वकील के कपड़ों में गांव के पुलिस स्टेशन पहुंचती है और इंस्पेक्टर साहब से केस दर्ज ना कराने का कारण पूछती है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आपने तो केस ही नहीं लिया। चंपा को वकील के भेष में देखकर पुलिस इंस्पेक्टर डर जाता है और जवाब देता है। चंपा की ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और सरपंच के पास भी पहुंच जाती है। सरपंच भी फिर अपने आदमी लेकर चंपा के घर पहुंच जाता है। मीना कहाँ है तेरी वो होशियार लड़की, बुला जरा उसको। आज मैं उसका न्याय का सारा भूत उतार दूंगा। तभी चंपा घर से बाहर आती है तो सरपंच के आदमी तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। चंपा उन आदमियों को अपनी तरफ आता हुआ देख तुरंत फेसबुक लाइव ऑन कर देती है। देखिए आप लोग, ये जो गांव के सरपंच हैं और उनके आदमी हैं जो मेरे साथ गलत काम करने और मुझे पकड़ने आए हैं। चंपा को फेसबुक लाइव करता देख सरपंच डर जाता है और अपने आदमियों को वापस बुला लेता है और वहां से भाग जाता है। देखते ही देखते ये वीडियो आग की तरह फैल जाती है और चंपा के गांव में मीडिया वाले भी आ जाते हैं। अब पुलिस के ऊपर भी सरपंच को पकड़ने का दबाव आता है और सरपंच की गिरफ्तारी हो जाती है। फिर कुछ ही दिनों बाद सरपंच की कोर्ट में पेशी होती है। आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे सरपंच जी? सबसे पहले तो ये बताइए, आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया है? आपके पास सबूत क्या है? तभी कोर्ट में चंपा के रिकॉर्ड किए हुए ऑडियो और वीडियो चलाए जाते हैं जो चंपा ने अपने फोन में सीक्रेटली रिकॉर्ड किए थे जब जब उसका सरपंच और उसके आदमियों से पाला पड़ा था। कोर्ट में ऑडियो वीडियो सुन और देखकर सरपंच और इंस्पेक्टर दोनों के होश उड़ जाते हैं और सब चंपा की बहुत तारीफ करते हैं। जज फिर चंपा के फेवर में रूलिंग करते हैं और आदेश देते हैं कि सरपंच ने पूरे गांव में जितने भी लोगों की जमीन हड़पी थी वो सब लौटा दी जाए और सरपंच पर कई सारे केस लगाकर उसे उम्र कैद की सजा दे दी जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर को भ्रष्ट होने के कारण सस्पेंड करवा देते हैं। कोर्ट से निकलते ही मीडिया के लोग चंपा का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। चंपा जी, आपको इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? जी, मेरे पापा का सपना था कि मैं एक दिन बड़ी वकील बनूं और लोगों की मदद करूं। मेरे पापा तो नहीं रहे, पर मैं उनका सपना आगे और भी ज्यादा पूरा करूंगी और लोगों को इंसाफ दिलाऊंगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही अनोखी और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल फिज़बी टीवी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।